रानीपुर गांव के एक छोटे से घर में विनोद नाम का एक किसान रहता था, जो बहुत ही सीधा और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वो दिन रात अपनी खेतों में मेहनत करता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी विनोद के घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। विनोद अपनी पत्नी रूमा के साथ रहता था, जो अब गर्भवती थी। मेरे इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सही से खाना भी नहीं खा पाते, और तुम्हारी ऐसी हालत में तो मुझे तुम्हारे लिए और भी अच्छा खाना लाना चाहिए। पता नहीं हमारे जीवन में खुशियां कब आएंगी। आप इस तरह निराश मत होइए। आप अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखिए। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूमा ऐसे ही विनोद को दिलासा देकर समझा देती है। विनोद का एक बड़ा भाई भी था, जिसका नाम प्रताप था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने जमीन का बंटवारा कर लिया था। प्रताप बहुत ही चालाक, लालची और कपटी किस्म का इंसान था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन हथिया ली और बेकार जमीन विनोद को दे दी। प्रताप को उसकी जमीन की फसल से हर साल बहुत मुनाफा होता था, पर इसके बावजूद वो विनोद की जरा भी मदद नहीं करता था। एक दिन विनोद अपने घर से काम के लिए जा रहा होता है। सुनो रूमा, मैं खेतों पर काम करने जा रहा हूँ। आज वहीं पर रहूंगा। शायद आने में रात हो जाए। अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना, ठीक है? क्यों जी, ऐसा भी क्या तांग में? दोपहर में भी नहीं आएंगे क्या? विनोद जानता था कि घर में थोड़ा ही राशन बचा हुआ है, इसलिए वो रूमा से कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम समय पर खाना खा लेना। इस हालत में भूखा रहना सही नहीं है। फिर विनोद खेत की ओर निकल जाता है। पीछे से उसका भाई प्रताप आवाज लगाता है, अरे विनोद, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलिए भैया, क्या काम था? क्या तुम आज मेरे खेतों की जुताई कर दोगे? दरअसल मुझे आज तुम्हारी भाभी को लेकर शहर जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, और खेतों में जुताई करना भी आज जरूरी है। प्रताप बड़ी ही चालाकी से विनोद को अपनी बातों में फंसा लेता है। ठीक है भैया, आज मैं आपके खेतों का काम निपटा दूंगा और कल अपने खेतों का काम कर लूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए भाभी को लेकर। धन्यवाद विनोद, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। अब मैं चलता हूँ, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। तुम इतना काम निपटा देना। विनोद अपने भाई प्रताप के खेतों में काम करने लग जाता है और पूरा दिन खेतों की जुताई में लगा रहता है। शाम को प्रताप वापस खेतों पर आता है तो सारा खेत जुता हुआ देख सोचता है, अरे वाह, इस लल्लू ने तो सारे खेत को जोतकर मेरा काम आसान कर दिया। अरे वाह विनोद, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक दिन में ही सारा खेत जोत दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कल ही अपने खेत में फसल बो सकता हूँ। अरे इसमें धन्यवाद कैसा भैया, आखिर आप मेरे बड़े भाई हो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। फिर विनोद वहाँ से थका हुआ घर पहुँचता है। अरे अबे आप चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। घर में थोड़ा सा तो राशन बचा ही था। शायद मेरे लिए खाना बचाने के चक्कर में इसने खुद कुछ भी नहीं खाया। ए जी, किस सोच में हो? अरे कुछ नहीं रुमा, मुझे भूख नहीं है, वो खाना तुम खा लो। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अब भी यही बोल रहे हैं कि भूख नहीं। अरे दरअसल आज मुझे प्रताप भैया ने उनके खेतों की जुताई के लिए कहा था, तो मैं उनके खेतों में ही काम करने लगा और उनके साथ ही खाना खा लिया, और मैंने तो इतना पेट भरकर खाया कि अब जरा भी भूख नहीं है। अच्छा, तब तो सही है। अपने घर की ये हालत देखकर विनोद मन ही मन बहुत दुखी होता है। रात हो जाती है और विनोद बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता है, हे ईश्वर, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? ये दुख कब खत्म होंगे? बेचारी लूमा इस हालत में भी घर का सारा काम करती है और मैं इसका भी ख्याल अच्छे से नहीं रख पाता। बस इसी तरह सोच सोच में विनोद को नींद आ जाती है और उसे एक सपना आता है, जहां वो देखता है कि उसके ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है और उसकी सारी गरीबी दूर हो गई है। सुबह उठकर वो अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। रुमा, पता है मुझे सपने में क्या दिखा? कि हमारे ऊपर धन की बारिश हो रही है और हमारी सारी गरीबी दूर हो गई है। फिर मेरी नींद खुल गई। क्या सच में? ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। सुबह सुबह के सपने अक्सर सच भी लगते हैं। चलो अब मैं खेत पर जाता हूँ। शाम को आते वक्त राशन का कुछ बंदोबस्त भी कर लूंगा। इतना कहकर विनोद खेतों की ओर चला जाता है।
अपनी खेत की जुताई करने लगता है। वो जुताई करता रहता है कि तभी उसकी कुदाल किसी चीज पर लगती है। अरे ये क्या है? कुछ तो चमक रहा है। मिट्टी हटाकर देखता हूँ। विनोद जैसे ही मिट्टी को हटाता है तो उसके सामने एक सोने का मटका निकल आता है। हे ईश्वर, ये क्या? ये तो सोने का मटका है। तूने सुन ली। अब मैं अपने परिवार की सब इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा। विनोद उस सोने के घड़े को लेकर घर की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिलता है जो विनोद को रोककर उससे कहता है, सुनो बेटा, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास एक दही रुपया नहीं है और ना उसे खिलाने के लिए कुछ खाना है। तुम्हारी बहुत कृपा होगी। अरे ये बूढ़े बाबा भी बहुत परेशान और लाचार लगते हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बाबा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, किंतु मुझे कुछ सोने की मोहरें मिली हैं, जिसमें से एक सोने की मोहर आप भी ले लो। इसे बाजार में बेचकर आपको इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। विनोद उस मटके में से एक मोहर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मदद की। भगवान तुम्हारा भला कर। फिर विनोद वहाँ से सीधा बाजार की ओर निकल जाता है और वहाँ जाकर उस मटके में से सोने की मोहर बाजार में बेचकर घर के लिए राशन खरीदता है और घर की ओर निकल जाता है। और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रूमा उसके हाथ में राशन का भरा हुआ थैला देख खुश होकर उससे पूछती है, पजी, इतना सारा राशन, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? और ये मटका कैसा है? अरे अरे, आराम से रुमा, सब बताता हूँ। आज जब मैं खेतों में जुताई कर रहा था तो मुझे हमारे खेत की जमीन में एक घड़ा मिला और उस घड़े में सोने की मोहरें थीं और उसी से मैं घर का इतना सारा राशन ला पाया हूँ। मुझे जो सपना आया था वो सच हो गया। ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। हे ईश्वर, तेरा लाख धन्यवाद। फिर विनोद और उसकी पत्नी पेट भरकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और विनोद को फिर से एक सपना आता है और उस सपने में उसे एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ विनोद। तुमने कुछ मोहरे होते हुए भी बिना किसी लालच और स्वार्थ पे एक बूढ़े आदमी की मदद की। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो घड़ा तुम्हें खेत में मिला है, जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम्हें उस घड़े से मोहरे मिल जाएगी। फिर सुबह हो जाती है और विनोद की नींद खुल जाती है। पहले भी जब सपना आया था तो मुझे सोने का घड़ा मिल गया था और आज फिर से सपना आया है। लगता है ये सच में ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर ये भी सच हुआ तो उस घड़े में फिर से मोहरें आ गई होंगी। विनोद तुरंत उस घड़े के पास गया और उस घड़े में मोहर देखने लगा। उसे वहाँ फिर से कुछ मोहरें दिखाई दी। विनोद खुशी से झूम उठा और सारी बात अपनी पत्नी रूमा को बताई। देखा कि मैंने कहा था ना आपसे कि अगर आप अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखें तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखना, अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसके बाद विनोद का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा और गांव वालों की मदद भी करने लगा। विनोद को इतनी जल्दी तरक्की करता देख उसके भाई प्रताप से देखा नहीं गया। वो सोचता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अरे वाह छोटे भाई, बड़ी तरक्की कर ली तूने तो। जरा मुझे भी बता दे क्या मामला है। अरे भैया, मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती थी कि ईश्वर हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर देगा, और बस कुछ यूं ही समझ लीजिए कि आज मुझे मेरा फल मिल गया है। विनोद इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अच्छा बेटा, मेहनत का फल, कुछ तो गड़बड़ है तेरे मेहनत के फल में। पता तो मैं लगा ही लूंगा। प्रताप विनोद पर अब नजर रखने लगा और हर जगह उसका पीछा करने लगा और बहाने बना बनाकर उसके घर पर आने लगा। ऐसे ही एक दिन प्रताप विनोद के घर पर आता है तो वो देखता है कि विनोद उस घड़े से 2 सोने की मोहरें निकालता है। ये सब देखकर प्रताप के होश उड़ जाते हैं। वो अब उस घड़े को चुराने की फिराक में रहता है। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब मुझे एक मौका चाहिए इस घड़े को चुराने के लिए। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद विनोद अपनी पत्नी को शहर डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि अब उसकी पत्नी का समय पूरा हो चुका था। और बस इसी बात का फायदा उठाकर प्रताप चोरी से विनोद के घर में घुस जाता है
और उस घड़े को चुरा लेता है। अब तो जीवन के सारे दुख खत्म हो गए भैया। ये जादुई घड़ा अब मुझे अमीर बनाएगा। प्रताप उस घड़े को लेकर सीधा घर पर आ जाता है। आहा, जादुई मटके, चल जल्दी से अपना जादू दिखा और मुझे अमीर बना दे। पर जैसे ही प्रताप अपना हाथ उस मटके में डालता है तो उसके हाथ में कीचड़ लगा हुआ आता है। अरे ये क्या सोने की मोहर के बजाय गोबर देता है? प्रताप के लाख कोशिश करने पर भी उस मटके से कोई मोहर नहीं निकलती और अब वो एक साधारण मिट्टी का मटका दिखने लगता है। प्रताप को समझ आ गया होता है उस मटके से उसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रताप खुद भी जानता था कि वो बेईमान और लालची आदमी है और विनोद से उससे कहा था कि उसे उसकी ईमानदारी का फल मिला है। प्रताप जिस तरह उस घड़े को चुरा कर लाया था वैसे ही उसे वापस भी रख देता है और तभी विनोद और उसकी पत्नी भी घर में आ जाते हैं, जिनके हाथ में एक सुंदर पुत्र होता है। अरे भैया, आप यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ विनोद, मैं तो बस यहाँ पर अपनी पत्नी कामिनी को देखने आया था, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे वो सब छोड़िए भैया, ये देखिए हमारे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। अरे वाह, भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुश रखे। प्रताप भी अब समझ चुका था कि ईमानदारी से जीवन जीने में ही सुकून है। फिर विनोद और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और अपने पुत्र की खुशी में उन्होंने लोगों की मदद भी की।